लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर और स्वागत करती हूँ अपने किसान बहन और भाइयों का उनके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है छटाक पर खुशी। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, खास तौर पर कृषि क्षेत्र में बदलाव की बातें। अरे दीदी, नमस्कार श्रुति जी। नमस्ते। नमस्ते श्रुति जी, हाँ? आप यहाँ कृषि क्षेत्र में बदलाव की बातें कर रही हैं और वहाँ देखिए फेमस लाल जी अपनी पाठशाला में पता नहीं कौन सा उल्टा पुल्टा ज्ञान बांट रहे हैं। उल्टा पुल्टा ज्ञान क्या कर रहे हैं वो? ये सब देखने के लिए आप खुद ही चलिए। चलिए जल्दी चलिए। अरे हम जो बता रहे हैं वो करो ना भाई। हाँ, अरे हमारी जैसी जानकारी तुमको कोई नहीं देगा। अब फसल कट चुकी है तो पड़ी हुई पराली का क्या करोगे? अरे भैया जब फैसला ले लियो तो कहाँ पूछ रहे हो हमसे? फेमस लाल जी। हाँ मैडम जी। अरे नमस्कार। फेमस लाल जी, क्या कर रहे हैं आप? उल्टी पुल्टी जानकारी क्यों दे रहे हैं? आप भूल जाते हैं ना कि हमको सब पता चल जाता है। ये बताइए ना मैडम जी। हाँ, हर जगह तो है, इनसे क्या बचा हुआ है? बचा सकते हैं जोगिंदर जी को, नहीं तो पराली जलाने के जुर्म में अंदर चले जाएंगे। क्यों अंदर? अंदर मतलब जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर। हाँ, एक मिनट। ए जोगिंदर, हेलो। हाँ, सुनो। जो पराली पड़ा है ना खेत में, उसको छूना मत, आग मत लगाना, ठीक है? हम कोई जानकारी लेके उपाय निकालते हैं, छूना मत भैया। हाँ चलिए जानकारी देते हैं आपको। और हाँ मैडम, चलिए बैठिए। क्या कर रहे हैं आप फेमस लाल जी? मतलब प्रदूषण फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं? अरे मैडम जी, आप हमको गलत समझ रही हैं। हाँ। अरे हमको कुछ नहीं बोले थे, हम तो उसको समझाए थे कि ऐसा मत करो, पर माना नहीं तो हम बोले ठीक है भाई कर लो, और कोई उपाय भी नहीं है। फेमस लाल जी, उपाय है। पराली जलाने के नुकसान और पराली के फायदे मैं आपको बताऊंगी। तो बताइए ना जल्दी, ताकि जोगिंदर को बता सके हम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पराली जलाने से नुकसान देखिए, देश भर में हर वर्ष 50 करोड़ टन से अधिक धान की पराली निकलती है, जिसमें से 36 करोड़ टन धान की पराली का उपयोग पशु चारे के रूप में और शेष 14 करोड़ टन पराली खेत में जला दी जाती है। जलाने से हवा में 3 किलोग्राम कार्बन कण, 513 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 92 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 3.83 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड, 2 से 7 किलोग्राम मीथेन और 250 किलोग्राम राख घुल जाती है। धान की पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। मुख्यतः वायु अधिक प्रदूषित होती है। वायु में उपस्थित धुएं से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रदूषित कणों के कारण खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। प्रदूषित वायु के कारण फेफड़ों में सूजन, संक्रमण, निमोनिया और दिल की बीमारियों सहित अन्य कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों की पराली जलाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार घट रही है। इस कारण भूमि में 80% तक नाइट्रोजन, सल्फर और 20% तक अन्य पोषक तत्वों में कमी आई है। मित्र कीट नष्ट होने से शत्रु कीटों का प्रकोप बढ़ा है।
जिससे फसलों में विभिन्न प्रकार की नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मिट्टी की ऊपरी परत कड़ी होने से जल धारण क्षमता में कमी आ रही है। 1 टन धान की पराली जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस और 1.2 किलोग्राम सल्फर जैसे मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आप नुकसान बता दी, अब इसका फायदा के बारे में भी बताइए ना। जी बिल्कुल बताती हूँ, तो चलिए देखिए। अब पराली के फायदे सुनो। धान की पराली के छोटे छोटे गोले बनाकर ईंट के भट्टों और बिजली पैदा करने वाले प्लांट को बेचा जा सकता है, जिससे कोयले की बचत होगी और हमारे किसान बहन और भाई 1000 से 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से कमा सकते हैं। पराली से बायोगैस बनाई जा सकती है, जो कि खाना बनाने के काम आ सकती है। पराली से जैविक खाद भी बनाई जा सकती है। ये न सिर्फ पैदावार को बढ़ाता है, बल्कि उर्वरक पर होने वाले खर्च को भी कम करता है। धान की पराली का उपयोग पशु चारे, मशरूम की खेती, कागज़ और गत्ता बनाने में, पैकेजिंग और सैनिटरी उद्योग में किया जा सकता है। धान की पराली का उपयोग हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च, चुकंदर, शलगम, बैंगन, भिंडी सहित अन्य सब्जियों में भी किया जा सकता है। मेड़ों पर इन सब्जियों के बीज बोने के बाद पराली को मल्चिंग या पलवार कर, यानी कि पराली को कुतर कर ढक देने से पौधों को प्राकृतिक खाद भी मिलती है और ढके हुए हिस्से पर खरपतवार नहीं उगते हैं। यदि हैप्पी सीडर की मदद से पराली वाले खेत में बिजाई कर दी जाए तो पराली गेहूं में खाद का काम करती है, जिससे ज़मीन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही मजदूर की लागत भी कम आएगी और फसल लगभग 20 दिन अगेती भी हो जाएगी। भारत की पहली 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी में पंजाब के भटिंडा में खोली गई। भटिंडा और आसपास के किसान धान की पराली बेचकर प्रत्येक वर्ष लगभग 20 से 30 करोड़ से अधिक रुपए कमा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 11 राज्यों में ऐसी 12 एथेनॉल बायो रिफाइनरी को स्थापित किया जाएगा। पेट्रोल में मिलाने के लिए 10% एथेनॉल इन रिफाइनरियों से तैयार किया जाएगा। पराली जलाने पे जुर्माना भी होता है का? जी बिल्कुल। धान की पराली खेत में ना जलाई जाए, इसके लिए एनजीटी के आदेश अनुसार कृषि अपशिष्ट जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत 2 एकड़ से कम खेत पर 2500 रुपये का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ के खेत पर 5000 रुपये का जुर्माना होगा और अगर आपका खेत 5 एकड़ से ऊपर है तो आप पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अरे बाप रे। और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में किसानों में एक भ्रम सा फैल गया है कि पराली जलाने से खेत की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ती है, जबकि इससे कोई खास फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। खेत में किसान मित्र कीट जैसे केचुए आदि जो है वो मर जाते हैं और साथ ही खेत की जो नमी है ना, सुनिए ध्यान से आप हेमंत लाल जी, खेत की नमी जो है वो कम हो जाती है और जिसका सीधा प्रभाव खेत के उपजाऊ ताकत पर पड़ता है। इसीलिए हमारे किसान बहन भाइयों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि पराली जलाने से खेत की शक्ति कम होती है, ना कि बढ़ती। बिल्कुल सही कहा श्रुति जी आपने। धान की पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली के इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े एक स्टार्टअप ने अब फसल अपशिष्टों से इको फ्रेंडली कप और प्लेट जैसे उत्पाद बनाने की पद्धति विकसित की है। अपनी नई विकसित प्रक्रिया का उपयोग करके छात्रों ने धान के पुआल को कप और प्लेट के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित की है, जो आमतौर पर प्रचलित प्लास्टिक प्लेटों का विकल्प बन सकती है। मैडम जी, हम तो पराली को दुश्मन समझ रहे थे, पर ये तो दोस्त निकला। अब जोगिंदर को हम सब कुछ समझाएंगे। इसीलिए खेती करते समय समझदार होना बहुत जरूरी है। जी। इससे स्वच्छ गांव भी रखना है और स्वच्छ भारत भी। माफ करिएगा मैडम जी, वो क्या है ना कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं फेमस लाल जी? आपने नाम कब बदल दिया? अरे कब बदले हम नाम?
फेमस है जज्बाती रख लिया। अरे जज्बाती कब रख लिया हम? खामखा मुझे अब अपनी मेमोरी में दोबारा फीड करना पड़ेगा। अरे मैडम को बता रहे थे हम तो। वो आप दोनों की नोक झोंक है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये नोक झोंक देखकर हमें बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया। जी मुलायजा फरमाए। जी, आफ्ताब आफ्ताब। आफ्ताब नहीं, इरशाद कहिए। जी वही इरशाद इरशाद। तो सुनिए, जी। कभी कभी तो यूं लगा कि हम सब मशीन हैं। वाह वाह, मशीन। कभी कभी तो यूं लगा कि हम सब मशीन हैं। तमाम शहर में न कोई जन है न कोई मर्द है। आहा वाह। वाह 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 वाह। श्रुति जी, हमारी तारीफ करने के लिए थैंक यू। डीडी जी, मेंशन नॉट। अच्छा ऐसा है मैडम जी। हाँ, तो हम भी अपना एक इंसानी शेर सुनाएंगे, इंसानी शेर, ठीक है? हाँ, तो इरशाद इरशाद। ये हम खुद लिखे हैं मैडम जी। क्या बात है, तो सुनाइए झटपट फिर। हम घर पे अकेले रहते हैं तो लिखते हैं ये सब। जी। वो तो आप हमेशा ही रहते हैं, इसमें नई कौन सी बात है। चलिए सुनाइए आप। अरे मैडम जी, वो क्या है ना हाँ। कि आजकल वो ये जो मशीन है, इस सारा इंसान को बर्बाद कर देगा। पर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा मैडम जी। हाँ? तो आप सुनिए सुनाइए। कि रिस्क ने फेमस को चौकन्ना कर दिया। देख रहे मैडम जी कि रिस्क ने फेमस को चौकन्ना कर दिया, वरना हम भी आदमी रख लेते काम के लिए। देखिए देखिए कितनी गहराई है इसमें। अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, वाकई में फेमस लाल जी आप बाप रे बाप हैं। फेमस लाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अकेले मत रहिए, क्योंकि आपने ना गालिब साहब के शेर को अपना नाम दे दिया है। अरे मैडम जी, क्या बात कर रही हैं? हमारा शेर उनसे मिलता है। अरे वाह 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 वाह, देखिए कितनी समानता है इन दोनों जनों में। एक मर के फेमस हुए और एक फेमस हो के गालिब बन रहा है। एक और सुना क्या? बस फेमस लाल जी, आपको देखकर तो मुझे गांधी जी के उन 3 बंदरों की याद आ गई और मैं सोच रही हूँ आज से मैं भी वही अपनाऊंगी। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। वैसे फेमस लाल जी, हाँ? आप गांधी जी के 3 बंदरों को जानते हैं ना? अरे हाँ, हमको पता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। वाकई में फेमस लाल जी के बंदर से इंसान बनने में ना थोड़ी सी देर है। और उस महान व्यक्ति के बारे में भी सोचिए आप लोग, जिन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाया और देश में एक अलख जगाया। और आज हमारा देश उन्हीं के रास्तों पे चल रहा है। अब सोचिए कौन है वो, क्योंकि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। वाह वाह दीदी, कमाल कमाल, वाकई में मतलब मुझे तो आश्चर्यचकित कर दिया आपने। मशीन होकर भी आप जो हैं गांधी जी के विचारों को अपनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जबकि हम इंसान उन्हें भूलते जा रहे हैं। वैसे वाकई में क्या बात थी उस साबरमती के संत में। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। मैडम जी, कहीं इशारा आपका हमारी तरफ तो नहीं है? क्या कि भूल गए आप? मैडम जी, हाँ। अरे गांधी जी तो हमरे एकदम दिल के पास है। इनके बिना तो हम एक कदम नहीं चल पाते हैं मैडम जी। बताइए, इनके बताए हुए रास्ते पे पूरा देश चल रहा है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है मैडम जी। बिल्कुल। लेकिन क्या है ना फेमस लाल जी, इनको लेकर चलने में महानता नहीं है, महानता है इनके विचारों को अपनाएं, उनको अपने साथ लेकर चले। बिल्कुल सही कहा श्रुति जी। इसीलिए इनको वहाँ लेके जाना पड़ेगा
जहाँ पर इनके विचार बदल सकें। अब कहाँ जाना है? साबरमती आश्रम। ये गुजरात अहमदाबाद वाला? जी हाँ। गए तो गए। चलें। चलिए। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया था। इस समय गांधी जी अपने पत्नी के साथ गुजरात में रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने मित्र जीवन लाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बंगला में सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। इसके बाद 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाया। बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। यह आश्रम गांधी जी के घर जैसा था। उद्योग मंदिर। यहाँ से गांधी जी ने हस्त निर्मित खादी के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने मानवीय श्रम को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। यही वह जगह थी जहां गांधी जी ने अपने आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। यहीं से चरखे द्वारा सूत काटकर खादी के वस्त्र बनाने की शुरुआत की गई। देश के कोने कोने से आने वाले गांधी जी के अनुयायी इसी आश्रम में रहते थे और यहाँ उन्हें चरखा चलाने और खादी के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आश्रम में उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की गई थी। गांधी संग्रहालय को 5 इकाइयों में बांटा गया है। यहाँ एक पुस्तकालय, 2 फोटो गैलरी और एक सभागृह है। इस संग्रहालय में एक स्थान है जिसे माई लाइफ इज माई मैसेज गैलरी कहते हैं। यहाँ गांधी जी के जीवन से जुड़ी बड़ी बड़ी विशाल आर्ट पेंटिंग्स हैं, जिसमें गांधी जी के जीवन की कहानी करीब से देखी जा सकती है। इसके अलावा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली और ऐतिहासिक घटनाओं को संग्रहित करके फोटो में बदलकर विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी ने 15 साल का लंबा समय अहमदाबाद में बिताया था। साबरमती आश्रम में एक विशेष स्थान बनाया गया है, जहां गांधी जी के इन 15 सालों को विस्तार से आम जनता के सामने रखा गया है। इस फोटो गैलरी में गांधी जी के 15 साल की गुजरात यात्रा को दिखाया गया है। गांधी जी के द्वारा लिखे गए और उनके लिए लिखे गए पत्रों का विशाल संग्रह यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ ही गांधी जी एवं उनके साथियों की फोटो का संग्रह भी रखा गया है। इसके साथ ही सिक्कों एवं डाक टिकटों का भी विविध संग्रह यहाँ है। साबरमती आश्रम को लेकर गांधी जी का कहना था कि यह एक सही जगह है जहाँ हम अपने कामों को लेकर योजना बना सकते हैं, सत्य की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने अंदर की निडरता को बढ़ाने के लिए ये जगह महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ एक और विदेशियों द्वारा बनाई गई लोहे की दीवार है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक माँ हमसे गरजते हुए बातें कर रही है। साबरमती आश्रम में बहुत शांति महसूस होती है। लोग कहते हैं जब यहाँ के प्रांगण में लोग चलते हैं, आश्रम में घूमते हैं, तो ऐसा लगता है मानो बापू महात्मा गांधी हमारे आसपास हमारे साथ चल रहे हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। अब मैडम जी हम ना अब गांधीगिरी शुरू करूंगा। हाँ, अपने मुंह से खाली मिठास निकालूंगा, कड़वा तो हम किसी से नहीं बोलूंगा। अपने मुंह पर मिश्री रखिए, फिर बोलिए, फिर देखिएगा मुंह से कितने मीठे मीठे बोल निकलते हैं। लेकिन क्या है ना दीदी, अगर मन में विचार साफ हो तो मुंह में मिश्री रखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहाँ रखे मैडम जी काजू किशमिश? अरे मुंह में पड़े हैं छाले और मामा चले हैं गाने। आप भी मैडम जी और आप भी फेमस लाल जी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुलाने, ये है मुहावरा। हाँ 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 हाँ, अब ये मुहावरा बोलना बंद करेंगे ना तो आपका हाजमा सही होगा और मुंह में छाले भी नहीं पड़ेंगे। अरे तो मैडम जी जल्दी बताइए ना, देरी किस बात की है? ओहो, सब्र का फल मीठा होता है फेमस लाल जी, कितनी बार बोल चुके हैं हम आपको। जी। अब मीठा खाना है ना, हाँ मीठा खिलाएंगे हम आपको, लेकिन ये छोटे से मीठे ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद हमारे किसान बहन और भाइयों का फिर से हार्दिक अभिनंदन आपके चहेते कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। अब मैडम जी, अब जल्दी से फल के बारे में बता दीजिए जो बहुत मीठा है। अब सब्र नहीं हो रहा हमसे। चलिए, ये देखिए, ये क्या है? सब्र का फल, लीजिए। मैडम जी, तो किशमिश है, तो मावा है ना, सूखा हुआ है, इस तरह से क्या होगा? अब क्या है ना फेमस लाल जी, आप किशमिश के गुणकारी गुण के बारे में नहीं जानते ना, इसीलिए ये सारी बातें करते हैं। तब बताइए ना मैडम जी, उसके बाद खा लूंगा। फेमस लाल जी, ये आप मुझे दे दीजिए। पहले इसके गुण के बारे में जान लीजिए, फिर ही इसको खाइएगा। ठीक, तो बताइए ना, रुके कहाँ हैं? जी बिल्कुल। किशमिश में पोटेशियम और मैग्नीशियम 2 ऐसे तत्व हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में और खत्म करने में भी आपकी बहुत मदद करते हैं। हाँ, और किशमिश में उच्च मात्रा में कैल्शियम, बोरॉन और माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इससे हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और मजबूत रहती हैं। बिल्कुल सही कहा श्रुति जी, इसके ढेर सारे और भी फायदे हैं। तो बताइए। किशमिश दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम से भरपूर होता है। किशमिश को पानी के साथ उबालकर ठंडा करके पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। हाँ, और तो और किशमिश के गुद्दे में लैक्सेटिव और फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सरल बनाता है और कब्ज, गैस जैसी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। वाह मैडम जी, अब जल्दी से दे दीजिए ना हमको। अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। एकरा बारे में इतना कुछ जान गए हैं हम कि अब क्या बताएं। मैडम जी, हम मार्केट जाके 5 केजी अंगूर खरीदूंगा और उसको धूप में सुखा के किशमिश बनाएंगे और खाएंगे आप, और ताकत बढ़ाऊंगा। ओफो फेमस लाल जी, सिर्फ अंगूर को सुखाने से किशमिश नहीं बनती, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। तो बताइए ना हमको। जी बताती हूँ, तो चलिए। अंगूर के दाने में सुई चुभोने से किशमिश नहीं बनता, उसकी एक प्रक्रिया है। आइए जानते हैं अंगूर से कैसे बनता है किशमिश। अंगूर 5 महीने के बाद मीठा हो जाता है। उसके बाद किशमिश बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। किशमिश बनाने के लिए अंगूर की ऐसी किस्म का चयन किया जाता है जिसमें कम से कम 20% मिठास हो। इसकी जाँच अंगूर के रस की बूंद छोटे से मशीन पे डालकर होती है। किशमिश को तैयार करने की 3 विधियाँ हैं। पहली है प्राकृतिक, दूसरी गंधक और तीसरी कृत्रिम। पहली प्राकृतिक प्रक्रिया में अंगूर को गुच्छों से तोड़ने के बाद 5 मिनट केमिकल में भिगोते हैं और उसके बाद सुखाने की जाली की बनी हुई शेड पे रखते हैं। अंगूरों को जालियों पे अच्छी तरह फैलाते हैं। पहले अंगूर को ऊपरी तल्ले पर डाला जाता है जो सूखते सूखते नीचे गिरता है। इसे तेज धूप में 6 से 7 दिन तक रखते हैं। तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिससे ज्यादा होने पर अंगूर खराब हो सकते हैं। अंगूरों को प्रतिदिन उलटते पलटते रहना होता है। इसके बाद इसको छायादार स्थान पर रख दें जहां अच्छी तरह हवा लग सके। छायादार स्थान में सुखाने से किशमिश मुलायम रहती है और इसका रंग भी खराब नहीं होता है। तैयार किशमिश में 15% नमी रहनी चाहिए। गंधक प्रक्रिया से किशमिश बनाने पर उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया से बनी किशमिश हरी रहती है। धूप में सुखाने से किशमिश का रंग थोड़ा भूरा हो जाता है। इसे रोकने के लिए गंधक के धुएं का उपयोग किया जाता है। 4 केजी अंगूर से 1 केजी किशमिश तैयार होता है। अंगूर बगीचे से निकालते हैं, जैसा लेबर लोग उसको निकालते हैं, उसके बाद में बॉक्स में पैकिंग होता है और गाड़ियों में लोड होता है और यहाँ अपने शेड पे लाके उसको हम, जैसा भट्टी होता है, उस भट्टी में सल्फर लगा के उसको एक रात भर रखते हैं, उसको हीट करते हैं। उसके बाद सुखाने डालते हैं। फिर ये जो मशीन है, इसमें उसको धोने का प्रोसेस होता है कि उससे उसका जो चिपचिपाहट होती है, कचरा होता है, वो वगैरह सब अलग हो जाता है। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पे जो कुछ लेबर है, हमारी बहनें भाई है,
वो बैठ के उसको सॉर्टिंग करते हैं, अच्छा वाला अलग से, जैसा 1 नंबर 2 नंबर और पापड़ी ऐसा अलग अलग टाइप रहता है, उसको अलग करते हैं और उसको पैकिंग करके हम ट्रेडिंग वालों को बेचते हैं। वाह मैडम जी, ऐसे बनते ही है किशमिश। वाह वाह वाह, इतना सब कुछ करना पड़ता है, हैं? हम कितना आसान समझ रहे थे कि धूप में रखी अंगूर को सुखा के बस किशमिश तैयार। दीदी जी, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा, दे दीजिए ना। अरे फेमस लाल जी, आपके फोन पे फैन का फोन आ रहा है। नंबर किसको? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो बबुआ, हम मुनक्का बुआ बोल रहे हैं। अरे मुनक्का बुआ, प्रणाम। हाँ एक तो बात सुनो, हाँ, बताइए। इन दोनों औरतों के चक्कर में जन पड़ो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ अच्छा अच्छा। अब ए बुआ, आपका नाम मुनक्का किसने रखा है? अच्छा हे भगवान। पता है क्या बुआ, आपका नाम तो मुनक्का है पर गुण एक भी नहीं है मुनक्का वाला है। चलिए हम करते हैं बात। हाँ, अब फूफा जी को भी बोल दीजिएगा प्रणाम। जी जी ठीक है, प्रणाम। फेमस लाल जी, आपकी बुआ हम दोनों के बारे में क्या बुराई कर रही थी, बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? बोलिए ना, चुप क्यों हैं, बताइए। अरे बताइए क्या? अरे हाँ हाँ, अब ये थोड़ी ना बोलेंगे दीदी, इन्होंने तो किशमिश अपने मुंह में डालकर अपना मुंह बंद कर दिया है ना? वैसे ठीक ही है, क्योंकि अब समय आ गया है हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी, नई नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार। नमस्कार।